Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, we have a good bunch of advocates, renowned advocates on the dais. Advocate Mubin Solkar, Advocate Taiwar Khan Pathan. He is the head of the legal cell of Jamiatul Ulama Hind, the Mahmood Bandi group. Advocate Obed Gaute, and we have Brother Sohail KK on the dais. I welcome you all on behalf of All India Dawah Centers Association. All India Dawah Centers Association, 8 का the prime focus, जो खास एक मकसद जो इसको बनाने का था, was to secure Dawah organizations and all the people who are into Islamic propagation. ये इसका खास मकसद था. जब हम देखते कि कोई दाई, कोई उलमा, कोई दावा सेंटर, या हम देखते कि कोई आम मुस्लिम भी दावा के नाम पे उस पे टेरर का एक टैग लगा के उसको 10 साल 15 साल जेल में डिटेन करके उसकी और उसकी फैमिली की जिंदगियां बर्बाद करके ये जो पूरा सिनेरियो है, तो ये हमने सोचा कि इसके ऊपर वाकई में एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जो आज भले छोटा हो लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये एक हिस्टोरिकल कदम होगा इंशाअल्लाह. एटका वॉज फॉर्म्ड, लास्ट 2 साल से इसकी ये तंजीम बनी है. लास्ट 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव conducted various legal aid and awareness lectures in Bombay, in Bangalore, in Hyderabad as well. Now this panel here is to answer some really important questions which is still mingling in the minds of Muslim Ummah. कि क्यों इस तरीके से होता है, क्या वजह है कि मुस्लिम्स अंडर ट्रायल्स जेल में सबसे ज़्यादा तादाद में हैं, क्यों, क्या वजह है कि मुस्लिमों को इतने मालेगांव ब्लास्ट में जो अभी हुआ 2006 के जो विक्टिम्स हैं, 9 एक्यूज को बाइज्जत बरी कर दिया गया और इतने साल डिटेन करने के बाद, तो ये सारे दिमाग में जो क्वेश्चंस आंसर्स हमारे हैं, नो बेटर देन द एडवोकेट्स वुड आंसर देम. सो आई वुड स्टार्ट दिस सेशन बाय Advocate Taiwar Khan Pathan to address the complete, in brief, the complete UAPA Act in which the recent arrest were made of Arshi Qureshi, Rizwan Khan as well, and to explain you what is UAPA Act and how is this different from other IPC sections. Brother. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. स्टेज पर बैठे हुए मेरे सभी साथियों और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, हिंदुस्तान की तारीख का ये सबसे स्ट्रिंजेंट एक्ट है यूएपीए, जो फिलहाल अपने मौजूदा फॉर्म में है. ये एक्ट वैसे तो 1967 का है और ये एक्ट की जो बुनियाद है, ये किस लिए बनाया गया था, जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है जो खुद मुख्तारी चाहते हैं, हिंदुस्तान से अलहदगी चाहते हैं, उस अलहदगी को, उस अलगाववाद को रोकने के लिए कोई कड़क और सख्त कानून की ज़रूरत थी. तब 1967 में ये कानून पास हुआ यूएपीए. इसके अंदर 5 बड़ी अमेंडमेंट की गई. पहली अमेंडमेंट तो इसमें 1970 में इटसेल्फ में आई, उसके बाद 88 में, 94 में, 2004 में, और उसके बाद जो लेटेस्ट अमेंडमेंट जो सबसे खतरनाक है वो 2008 में आई. और इस कानून को तारीख का सबसे काला कानून बनाने वाली अमेंडमेंट 2008 की है. 31 दिसंबर 2008 को. फौरन वजह उसकी ये थी कि टाडा के बाद पोटा आया, पोटा भी रिपील हो गया, 2004 में पोटा रिपील हो गया. तो 2 पोटा रिपील होने के बाद से 26/11 के बंबई हमले तक ऐसा कोई सख्त तरीन कानून अमल में नहीं था
जो कि हुकूमत की नज़र में टेररिज्म को करब कर सके, सख्ती से निपट सके। लेकिन जिस वक्त ये कानून पास हो रहा था, उसके जो पार्लियामेंट्री डिबेट है, मैं तवज्जो चाहूँगा कि आप सभी ने वो पढ़ना चाहिए। बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन एंड बीइंग ए मुस्लिम, ये आपका फ़र्ज़ है कि वो पार्लियामेंट्री डिबेट पढ़े, तो आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। उस वक्त अपोजिशन ने, उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम साहब, उनसे भरकस कहने की कोशिश की कि टाडा और पोटा का बेजा और गलत इस्तेमाल माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हुआ है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इस यूएपीए का भी इस्तेमाल माइनॉरिटीज़ को करप्ट करने के लिए, कुचलने के लिए किया जाएगा। तो उस वक्त पार्लियामेंट में पी चिदम्बरम साहब ने हाउस को यह एश्योर किया था कि इसका बेजा इस्तेमाल नहीं होगा, उसके लिए हम कुछ सेफगार्ड रख रहे हैं, और पुलिस चाहकर भी, हुकूमत चाहकर भी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ या किसी और के खिलाफ इसका बेजा इस्तेमाल नहीं करेगी। इसलिए मैं इसमें एक बिल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो है NIA का फॉर्मेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट। और उस एक्ट के तहत NIA बनाई गई, और ये UAPA ऑफेंस के हर सेक्शन को शेड्यूल ऑफेंस बनाया गया, और ये ऑफेंस लगाने की सारे इख्तियार, पावर्स सेंटर ने अपने पास रखे, और उस शेड्यूल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन हुकूमत हिंदुस्तान के उसके ऊपर NIA करेंगी। और हुकूमत अगर समझती है कि ये ऑफेंस उतना ग्रेव नहीं है, सिर्फ उसी वक्त वो इजाज़त देंगे कि वो स्टेट गवर्नमेंट उससे प्रोसीड कर ले। उसके लिए खुसूसी अदालत, खुसूसी PP और सारा प्रोसीजर जो कि CRPC से मुख्तलिफ है। लेकिन अफसोस, जैसा ही वक्त गुजरता गया, इस कानून का बेजा इस्तेमाल उसी तरीके से शुरू हो गया जिस तरीके से टाडा का और पोटा का हुआ करता था। पोटा के बारे में एक मिसाल है, गुजरात स्टेट पे पोटा के 240 लोगों पे लगाया गया। 240 में से पोटा के 239 लोग माइनॉरिटी कमेटी के थे, मुस्लिम थे, और एक सिख कम्युनिटी का था। तो उसी तरीके से अब मौजूदा दौर में UAP का धड़ल्ले से बेजा इस्तेमाल, सारे प्रोसीजर को, सारे जो सेफगार्ड्स थे उसको बालाए ताक रखते हुए इसका बेजा इस्तेमाल स्टेट पुलिस कर रही है। तो ये काफ़ी तशवीशनाक बात है, और इस कानून में जमानत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक बार अगर UAPA लग जाए तो समझ लीजिए 10 साल की बेफिक्री हो गई। ट्रायल से ही आपको साबित करना पड़ेगा कि ये बेगुनाह है या गुनाहगार है। और NIA एक्ट में इटसेल्फ ये प्रोविजन है कि जब केस शुरू होगा इन एक्ट्स का, तो उसकी समाअत जो है डे टू डे बेस पे, रोजमर्रा तौर पे चलाई जाएगी। ये कानून है 2008 में जो पास हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसे कई मैटर्स है जिसमें 8-8 साल हो गए, 7-7 साल हो गए, एक भी सुनवाई, एक भी तारीख, एक भी उसके अंदर हियरिंग नहीं हुई है। ये काफ़ी तशवीशनाक और अफसोसनाक बात है। तो ये कानून क्या है, इसका मिसयूज़ कैसा हो रहा है, और इसके सारे जो प्रोसीजर है, इसके सेक्शंस है, इसके सेफगार्ड्स है, इसको किस तरीके से कुचला और रौंदा जा रहा है, इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे वकील, सिर्फ उसके वकील की जो जंग होती है, बैटल होती है, वो कोर्ट के अंदर होती है, जज के सामने होते हैं, कानूनी बात पे होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको कोर्ट के बाहर भी, हुकूमतों के ज़रिए भी इसको फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं समझता हूँ कि आज का वक्त ऐसा है कि उस पर सबको सीरियस होकर इस बात पे सोचना है। तो इंशाल्लाह आप सोचेंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ। बारकल्लाह, यस इंशाल्लाह। और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम बीइंग लॉयर, वकील होने के गुजार रहे हैं, काफ़ी तशवीशनाक है, और इसकी शिद्दत समझने के लिए मुझे काफ़ी दिन लग गए। हम लोग जेल में जाते हैं, जो बेकसूर अंडर ट्रायल्स है, जिनकी ट्रायल रुदात कोई सुनने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जमीयत और दीगर तंजीमें सब केसेस लेती है, लेकिन उनका केस लड़ने से अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपसे इस मौके पे कुछ 2 मिनट में शेयर कर लूँ। आप सभी और मैं अपनी अजवाज़ी ज़िंदगी गुजारते हैं। ईद, खुशियाँ, खाना पीना, आराम, स्टेटस, पोजीशन सारा निभाते हैं। वो जो बंदे बेकसूर जेलों के अंदर है, उनके बच्चे बाप होने के बावजूद भी यतीमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी बीवियाँ बेवा की ज़िंदगी गुजार रही है।
उनके घर के चूल्हे किस तरीके से सिलकते हैं, और उन बंदों की सुबह और शाम जेल में कैसी कटती है। ये जिस दिन आप समझ जाओगे, ये जिस दिन ये आम हिंदुस्तानी या आम मुसलमान इस बात की शिद्दत को महसूस करेगा कि जब भी आप लुक़मा लेते हो बिरयानी का, चिकन का, अच्छी चीज़ का, तो एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए अगर आप उनके जगह जाके सोच लो कि चाहे कितने दिन हो गए कि वो लुक़मे को मोहताज है, वो किस तरीके की ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं, वो उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके बूढ़े वालिदैन, इस शिद्दत को जब तक आप महसूस नहीं करते, इस दर्द को जब तक आप महसूस नहीं करते, तो मैं समझता हूँ अपना फरीज़ा अपन निभा नहीं सकते। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि सारी उम्मत मोहम्मदिया जो है एक जिस्म के मानिंद है। किसी एक चीज़ को तकलीफ हुई, उंगली को कांटा भी चुभ गया तो दर्द महसूस होता है। और अगर वो बंदे जो बेकसूर जेलों के अंदर बंद है, वो अगर कौम का हिस्सा है और उनका दर्द मुझे और आपको अगर समझता नहीं है या महसूस नहीं होता है, तो उस उम्मत का, उस बदन का अपन हिस्सा है या नहीं, ये सोचने का वक्त है। तो इस ज़िमन में सिर्फ महाराष्ट्र के हद तक या कुछ स्टेट के हद तक नहीं, ये पूरी पैन इंडिया ये तकलीफ दे बात होगी। हज़ारों बच्चे जिनकी कोई रुदात सुनने वाला नहीं है, ये इस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिए गए हैं यूएपीए के। ये और बात है कि यूएपीए के सारे प्रोसीजर उनकी गिरफ्तारी के वक्त फॉलो नहीं हुए और न ही उनके गिरफ्तारी के बाद फॉलो किए जा रहे हैं। लेकिन इस पे अटेंशन देने वाला, इसको पूछने वाला कोई अल्लाह का लाल सामने आता नहीं है। सिर्फ ये जिम्मेदारी वकीलों की हद तक, केस के हद तक है, अखबारों की हद तक है, सेमिनारों की हद तक है। लेकिन जब तक इस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी से नहीं जोड़ लोगे, अपने मकासद में नहीं जोड़ लोगे, तो मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी होगी अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल के कौम के साथ, उम्मत के साथ और ख़ुद अपने आप के साथ। तो मैं आपसे अपील करूँगा कि आप ख़ुद के अंदर झांकें और इंशाअल्लाह इस मौजू के ऊपर ज़रा सीरियस हो, क्यों तो वक्त आ गया है सीरियस होने का। बारकल्लाहु फीक शेख, ये आपने बताया कि ये बात वक्त आ गया है सीरियस होने का। आपके सामने जो है ये वो मुस्लिम उम्मा बैठी है जो एडका की इसी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए यहाँ पर हाजिर हुई है, और ये सब संजीदा लोग हैं मैं समझता हूँ, और लीगल अवेयरनेस और लीगल लिटरेसी में भले इनके अंदर कुछ कमी बेशी हो, ये आप खुद अपने ज़िम्मे से इसको पूरी करना चाहेंगे। आज जो लीगल चैलेंजेस हम मुस्लिम उम्मा में देख रहे हैं कि इतना भी है कि किसी को कभी एफआईआर करने नहीं आता, कभी कंप्लेंट करना नहीं आता, और अक्सर ऐसे सवाल करते हैं जुडिशरी के मामले में, बेल के मामले में, जेलों के मामले में, जो बहुत इमेच्योर होते हैं, बहुत नोवाइस होते हैं। तो यहाँ पर हम इस फेज में हैं, तो हम यहाँ पर एज एन एडवोकेट, आप जब इनको बोल रहे हैं जागृत होने के लिए कि अपने आप को सीरियस बनाने के लिए, सो व्हाट फर्स्ट 3 स्टेप्स आप इनको बताएंगे कि ये पहले 3 कदम आप कम से कम उठाइए। मेरी नज़र में सबसे पहला कदम वो है आपका 100% मुसलमान होना। सारी चीज़ों की बुनियाद जो है वो ईमान पे है, और जिस दिल में कलमा है, जिस दिल में अल्लाह का खौफ है, उसे दुनिया की कोई चीज़ डरा नहीं सकती। सबसे पहला स्टेप मैं यही कहूँगा कि खौफ से आप बाहर आइए। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का कानून बड़ा प्यारा है, आइन ने आपको बहुत सारे इख्तियार दे रखे हैं जो आप आज़ादी से अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि अपने अंदर के डर को ख़त्म कीजिए। कानून आपकी हिफाजत के लिए है, ना कि आपको डराने के लिए। पुलिस आपकी हिफाजत के लिए है, ना ही आपको अंदर डालने के लिए। कानून आपका मुहाफिज है। तो ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग आप तभी ला सकते कि सिवाय अल्लाह के मेरे को किसी का डर नहीं है, मैं हक पे हूँ, मैं हक दिलाने पे हूँ, मैं इंसाफ पे हूँ, जो कि मेरा फरीज़ा है, इंसाफ दिलाना, इंसाफ के लिए खड़ा होना। तो फर्स्ट चीज़ है कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा फरीज़ा है कि सच कहूँ, लोगों को सच बताऊँ, सच्चाई की मदद करूँ, लोगों को इंसाफ दिलाऊँ, और मुझे सिवाय अल्लाह के किसी का डर नहीं। ये फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ ये है कि हिंदुस्तान के, इस मेरे मुल्क के प्यारे कानून को मैं जानूँ कि बेसिक चीज़ें क्या है, एफआईआर क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है, एफआईआर क्या है। तो फिल फॉर आपको ये करना है, या आपके साथ हो, आपके पड़ोस में हो, आपके मोहल्ले में हो। ये 90% एक टेरर मैटर्स में होता ये है, उमूमन 90%, आई रिपीट, कि गिरफ्तारी पहले होती है, एफआईआर बाद में लॉन्च किया जाता है।
तो जिस वक्त भी बंदे को उठाया जा रहा है, इलीगल डिटेन किया जा रहा है, उस वक्त फौरी तौर पे नियरेस्ट पुलिस को, कमिश्नर को, हाई कोर्ट के जज को, एनजीओज को फौरी आप लिखित तौर पे आइदर एसएमएस से हो या व्हाट्सएप से हो इत्तला दे दीजिए, ताकि रिकॉर्ड पे ये आ जाए कि इसको पहले उठाया गया है। और थर्ड चीज, जैसा ही कोई गिरफ्तार होता है या उठा लिया जाता है, उसका नंबर, उसके फैमिली वाले का नंबर फोन से डिलीट करने की एक आदत हो गई है, उससे किनारा कशी कर लेने की आदत हो गई है, जबकि अशअत जरूरत उस वक्त होती है कि जब ये इस पे हादसा पेश आए। सारी उम्मत ने, कम से कम जानने वाले लोगों ने, जो ये जानते हैं कि वो बेगुनाह है, उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ खड़ा होना है। तो ये तीन चीजें मैं समझता हूं अशअत जरूरी है। इंडिया में अलग अलग टेररिज्म के फेसेस हैं और हमारे बीच में के सोहेल हैं जिन्होंने इसके ऊपर कुछ एक स्टडी की है। तो मैं चाहूँगा कि ये इसके पहले भी हमारे ऊपर जो बातें हुई एंटी ISIS के बारे में, और भी ऐसे इंडिया में ऐसे बहुत सारी तंजीमें हैं जो पीस, अमन को धर्म भरम करने के पीछे लगी हुई हैं। तो इसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह के सोहेल। हमारा फाइंडिंग बहुत वसी है, बहुत ज़्यादा है। हमारा फाइंडिंग ये है कि इंडिया के अंदर जो भी टेरर केसेस हुआ है, पहला ये रिसर्च में जाने का जो असल कारण था वो ये था कि मैं SIO से जुड़ा हुआ था और इंटरफेथ डायलॉग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो जहाँ पर भी आप जो है एक पब्लिक स्टेज में जब इस्लाम को रिप्रेजेंट करेगा और सवाल आएगा, पहला सवाल ये होता है कि मुसलमान क्यों टेररिस्ट होता है और इस्लाम में टेररिज्म के साथ क्या वाबस्ता है, ये पहला सवाल है। और ये सवाल के लिए जवाब देते वक्त नॉर्मली मुसलमान है तो बोलेगा कि नहीं, कोई मुसलमान टेररिस्ट नहीं है। मुस्लिम्स कैन बी पर्सन हु इज एडिक्टेड टू अल्कोहल और ड्रग्स, a Muslim name can be prostitute, a Muslim name can be anything, but he can't be a terrorist. ये जवाब दिया जाता है. This is not convincing answer for me. So I tried to understand what actually is this issue of terrorism. When I went into the court documents, legal documents, hundreds of them throughout India, went to them, met the family, met the defense lawyers. It was an extensive research for at least 5 years, for the last 5 years. I found out that there are 5 different categories of terror cases in India. Number 1 is a case where innocents are caught, like usual, innocents are caught, and then by means of enhanced interrogation techniques, by means of torture, a confessional statements are extracted from this innocent person. This is one very common thing that you can see across India, not only India, throughout the globe. This is one pattern of terror cases. Number 2 is a case which is very dangerous. Is a case where the intelligence agencies, they have human source, they have mukhbir, they have informers throughout India, in the Muslim villages, inside the gali of Muslims, inside the masjids. These informers are caught by the police and then they are charged with terrorism charges. There are many established informers in the court of law, where they themselves say that I was working for such and such police officers, but how come I am myself charged with terror cases? This is number 2, where the informers themselves are caught as terrorists. Number 3 are the cases where the informers play the role of instigators. Like they come as Maulana, or they come as a gymnasium instructor, or they come as a person who is a beneficial person, who is a benefactor of this particular guy. And he identifies there is a radical element inside this particular youth. And then he instigates to do a terror act. Come, Quran says this, Hadith says this. This is a time of atrocities towards Muslim community. We have to wage war against the country. All these things are told by the police informer, the instigator, and then made to do a particular act of violence. The best example for this in outside India, which is very famous, is Qazi Ahmad Nafis. It is in the US. It is a Bangladeshi youth. I would like to just say a small story. Qazi Ahmad Nafis is a small youth like you and me, 22, 23 years, 25 years. And then this guy was sent to US, Manhattan, to attain his company secretaryship, CS. He went there, he was going to his class, he was residing in a flat,
Suddenly he met a person, a Maulana, Abdurrahman, the lift of the flat. This person said, "What's your name?" He said, "My name is Qazi Ahmed Nafis." Acha, you're Muslim? Yes. So why don't you come for prayers in the prayer hall in the basement of this flat? So I said, I don't know how to pray. I come from a very middle class secular family in Bangladesh and I don't know how to pray. So he said, come, we'll discuss about Islam. And then Abdurrahman started to convey him the message of Islam. Slowly he became a practicing Muslim. His attires changed, he became a practicing Muslim. After 6 months, he was told that your Islam is not full, it's not complete, unless and until you wage war against the United States. So he said, what is that? He said, jihad. He said, what is jihad? He said, this is jihad. So then he said, I am the chosen man. मैं वो चुनिंदा आदमी हूँ ये करने के लिए. So he said, okay, then I'll introduce you to a person called Abdul Karim. He is an Al-Qaeda agent. He will come tomorrow and he will speak with you. Then this person came. What I'm saying is from the federal court documents. It is already present in the documents. So this person came and he convinced that we have to do the jihad. And they did a recce in New York town in a JVC vehicle. And then he said that this is the place where I have to do the work. I want to do something very, very, very big. This is what Qazi Ahmad Nafis told to Abdul Karim, Al-Qaeda person. And then he said, I want to attack Federal Reserve. So then he told that this particular date and time, a van full of explosives will be kept in front of the Federal Reserve headquarters. And you have to stay in that particular hotel in Fana room number. In this room number, you have to stay. And this is your trigger, a mobile number, which you have to press 10-digit number and then green button, the van will burst. I said, okay. Then, and on that particular time and date, he started to dial that particular number. Nothing happened. Second time he dialed, nothing happened. Third time he dialed. The FBI agents, the Federal Bureau of Investigation agents, came from all the sites and then caught him with the trigger, with the explosives, with all the evidences. When this case came into the public court, federal court, there was Trevor Aronson who was sitting in the court, who was observing the case. He found out that the case, I'm making the long story short, he said that he saw the witnesses, the prosecution witnesses. The first prosecution witness was Abdurrahman, the Maulana, who said that this person was radicalized. And those things that he was saying that I want to do something very, very, very big. I want to attack the Federal Reserve, taking the trigger. All these things have been supported by video documents. The evidences were video documents where this person has recorded the videos of him saying this. So Trevor Aronson saw this a very peculiar kind of case. So he said, what is this happening? So the defense lawyer asked, what is this? He was the agent of the FBI and he was instigating him to do this particular job. And now he's coming as a witness. What's happening? So they said the FBI's argument was, this is what is called as preemptive arrest. Preemption. This person has not turned into a terrorist today, but today or tomorrow, this person, Qazi Ahmad Nafis, may fall into the hands of the terrorists and he may attack people. So it is necessary to catch him now itself and try and understand whether he is becoming radicalized and then catch him now. This is the argument kept. This was the same argument to attack on Iraq. The called as a preemptive attack, said that they are capable of, in the history of mankind, never did Saddam Hussein or Iraq attack America. But America said we are going to disarm him because he is having biological weapons and he is capable of attacking US anytime possible. So we have to disarm him. So you know that I am having a gun in my pocket and you know that I am going to take it. So before taking the gun, you shoot me. This is what preemptive attack is. So this is what happened regarding Qazi Ahmad Nafis. This is the argument put forward. See, sense the danger behind this. It is not only organized. It's not only about individuals being entrapped in this way. There are organizations being entrapped in this way. Organizations are being instigated and then made to do radical things and then being caught. This is 3. Number 4 is the cases where the gundas, the popular gundas of a particular community, when they are caught, they are given the name of Indian Mujahideen or terrorist or whatever. This is the 4th. And there is one 5th case which is very minute in nature, which we as a large predominant Muslim community is present in this particular auditorium. I would say that there is radical elements inside the community. There is a small number of people who are convinced with
the Quranic misinterpretation, hadith, classical Islamic literatures. They are taking that particular things out of context and trying to interpret it in such a way that, what the interpretation is? They say that kafir, whoever it may be, they are enemy combatants. They can be killed. Now we are in a stage of war. It has started from 2001, and it is a war between Islam and America, or Islam and the allied forces. It includes India as well. So whoever, he is not an Islamic fold. And who is Islam? Islam is only these people who believes in this. So they say that all the other people are either murjia, or murtad, or munafiq, or mushrik. 4 categories inside the Muslims. They said these people are all deviated. We are the only people who are the real path. And all those people liable to be killed. This particular approach is prevailing in a very small number, but gaining little by little, they are gaining strength, because Muslim community as of now, my ummah, our ummah, has not actually addressed the issue in that reality. I would suggest in this particular time, as part of my research as well, that we need to prepare a document, a clear book, which refutes each and every argument put forward, the misinterpretation of these people put forward by them, and refute them with ayat, with hadith and classical Islamic literatures, what they are misquoting and what is the real interpretation of it. That's it. Yeah, that would be an antidote. That would be an antidote. And we will prepare that antidote and inject and remove this virus of getting people radicalized by misinterpreting the holy books of Quran and Hadith, inshallah. There is one more misnomer, or we may say कि एक शिकायत है उम्मत की कि at times I am referring this question to Advocate Mubin Solkar कि लोगों की एक शिकायत है कि ऐसे टाइम पे, ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस में, जब जैसे बताया कि इमरजेंसी डिटेंशन हो जाता है रात के 3 बजे, रात के 2 बजे, रात के 1 बजे, सुबह के अर्ली मॉर्निंग्स हो जाते हैं, तो इस वक्त में या हमें बाद में भी वी डोंट फाइंड द एडवोकेट सपोर्ट विच वी नीड. सो यहाँ पर थोड़ा सा हमको ये जानना ज़रूरी है कि क्या आर वी लेस एडवोकेट्स, क्या एडवोकेट्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, कि किस तरीके से उम्मा को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हाँ, देयर आर एडवोकेट्स विच कैन help you out in emergency situations as well, and how can it be planned out? How can it will be planned out, these things? Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Well, one thing that we should realize is that a lawyer is not only a lawyer, he's also a father, he's also a brother, he's also a husband of somebody. So he will not be available 24/7 at your beck and call if such an emergency situation arises. So therefore, you cannot expect a lawyer to be available to you immediately in such an emergent situation. Secondly, what is to be understood is that lawyers are also of different kind. If there is an emergent situation relating to an arrest in a terror case, you don't expect a lawyer who does documentation and civil work to come to your help. Even if he is available, he will not be of any use to you in comparison to a lawyer who has dealt with terror cases. So therefore, just having lawyers is not enough who could be at your disposal. What is required to be done is, I feel, is if we are seeing a trend of false implication of cases related to terror, then I feel there should be a panel of lawyers who are experienced in this field. Like we have Mr. Pathan, we have Mr. Ishrat, who's there. They have been dealing with terror cases all these years. So if we have a panel of lawyers who know how these cases are to be handled, right from the stages of illegal detention to the stage of arrest, to the stage of remand, etc. So I have a suggestion that earlier also there have been occasions where a situation has demanded a panel of lawyers, whether it is at the state level or a city level or through any organization. Discussions do happen, but there is no crystallization of such panel. And even if such panel is formed, it does not survive till even the next couple of meetings. So I suggest that maybe there could be a team of lawyers who are full-time dedicated
as a part of any organization or as a part of a panel which can guide the organization or the community at large, and who can keep themselves available or depute somebody who can handle such emergency situations. So I suggest that, of course, this is a good platform where this is an umbrella organization of Dawa centers, and they could be, from this platform itself we could initiate the formation of such a panel where you need to meet certain lawyers who are experienced in this field. There is no point keeping lawyers who are not aware or who have not dealt with such kind of cases. But obviously from this platform there could be a creation of such a panel of lawyers who can dedicate themselves, not maybe full-time, some can be part-time, and who can help and address issues where such emergency arises. There is a panel of lawyers working for Jamiatul Ulama Hind. I request, how does this panel work? Advocate Ishrat Khan, how does this panel work? Headed by Pathan Saab. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Basically, till date, since last 3 to 4 years, from Jangli Maharaj Road blast, I and along with Pathan Saab started this work. And in fact, I could say this word, Pathan Saab left his house. Most probably, hardly 3 or 4 days he is in his house. The rest of the entire month, he is in train, plane or taxi, like that. The entire India, he is covering all the matters. Alhamdulillah. Since last 3 years, Advocate Pathan, myself, Advocate Pathan from Aurangabad, myself from Mumbai, in Delhi, Advocate Abu Bakr Sabbagh, and in Bangalore, Advocate Tahir. So far as Mahmood Madni group is concerned, we 4 advocates now, since last 3 years, full time we are doing only terror matters. Apart from that, we are taking some other, but so far as all 4 advocates are concerned, we are doing almost full time. We left everything and we are trying to channelize all the advocates, be a part of this, to specialize something. Mr. Pathan trying to trying to encourage all the youngsters in all over India. In fact, in Maharashtra, since last 1 year, he delivered more than 100 lectures to encourage youngsters, most probably the advocates, please come forward. But since last 3 years, we are only 4. For this, Alhamdulillah, now we are trying again and again. बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आहिस्ता 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 टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. देखिए, जैसा 3 बजे या 2 बजे इन्होंने जो गुफ्तगू की, उसके ताल्लुक से कि हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं. हमने किया तो क्या किया, हमने तैयार किया तो बहुत कुछ किया. देयरफॉर नाउ वी आर मूविंग अहेड. और भी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उनके भी एडवोकेट्स हैं, बट उन्होंने फ़ोन किया, एडवोकेट वहाँ तैयार हो गया और हो गया. लेकिन क्या हुआ उसका कोई एनालिसिस नहीं है. जो कुछ मुझको एडवोकेट पठान साहब से सीखने मिला कि हर मैटर उस एडवोकेट का नहीं है, वो हमारा है. एंड वी हैव टू गाइड हिम, वी हैव टू चैनलाइज हिम. आपको किस दिन कोर्ट में पहुंचना है, किस दिन कोर्ट में पहुंचना अवॉइड करना है, उस मैटर को जीतने के लिए, आज जीतने के लिए. 10 साल के बाद वो छूट रहा है तो आप जीत नहीं रहे, आप हार रहे हैं. आज कैसे उस मैटर को जीता जाए. इनका अपना सगा भाई 3 साल से मैं बंद है जेल में, तिहाड़ जेल. बोलने का ये है कि भाई नाउ वी आर ट्राइंग स्लोली अहेड टू बी अ वेरी गुड टीम इन एंटायर इंडिया. जो आज हम 3 बजे 2 बजे हमारे हर मोहल्ले में एक ऐसा एडवोकेट तैयार रहे जो 24 आवर्स अपने आप को सरेंडर करने के लिए, कौम के लिए तैयार रहे. अगर अल्लाह ने जिंदगी दी हम दोनों को, तो इंशाअल्लाह जाने से पहले हम ये टीम छोड़ के जाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह. बारकल्लाहु फीक एडवोकेट इशरत. एक और जो उम्मा ये काम कर सकती है, एडवोकेट का जो प्रोफेशन है उसको बहुत हल्का समझा जाता है अक्सर, और उसमें आज हम देखते हैं कि बच्चे इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, एडवोकेट भी बनते हैं. लेकिन हमें और जो है हमारे बच्चों को
इस प्रोफेशन में डालना चाहिए और ये एक आइडिया, एक आइडियोलॉजी उनको देनी चाहिए कि किस तरीके से जो है आप एक कम्युनिटी एट लार्ज, खाली मुस्लिम्स ही नहीं बल्कि जो भी ऑप्रेस्ड है, जो भी विक्टिमाइज्ड है, उन सब के लिए वो बंदा काम करे। खाली हम अपने लिए नहीं बल्कि हमारी कम्युनिटी वो है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, पानी का ग्लास सिर्फ हम मुसलमान या दाढ़ी वाले टोपी वाले को नहीं देते बल्कि जो भी प्यासा है उसको तक पहुंचाते हैं इंशाल्लाह। मैं यहाँ पर उबैद साहब से ये पूछना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर कुछ नौजवान बैठे हैं और जो एडवोकेसी लॉ टेकअप करना चाह रहे हैं और इसके अंदर जो है अपने करियर को इसमें ढालना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कुछ रहनुमाई दे सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। औला रब्बी शरली सदरी वसी अमली बहुलुद्दुलाली अफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं जो नौजवान लॉ प्रोफेशन में आना चाह रहा है उसे मैं सबसे पहला मशवरा देना चाहूँगा कि प्रोफेशन जो है नोबल प्रोफेशन है। इसमें हमें अपना ज़ाती मफाद नहीं देखना है, हमें जो हमारे फील्ड जो है, हमारी फील्ड को एक्सपांड करना है। इसे हमें ये समझना है कि इस प्रोफेशन में हम आने के बाद हम हमारे कौम के लिए क्या कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने कोई गलत किया है तो उसका हम सपोर्ट करना है, बल्कि हमें ये देखना है कि हम अकॉर्डिंग टू लॉ उसके लिए क्या कर सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि हमारे कई नौजवान जो इस प्रोफेशन में जुड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अपना कीमती वक्त दे रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी आने वाले दिनों में और तादाद मज़ीद इजाफा हो जाएगा इसमें इंशाल्लाह। ऐसे नौजवान जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उन्हें तो सबसे पहले अगर जो लॉ में आ रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि मुझे क्रिमिनल लॉ में जाना है तो उसे सबसे पहले जो है अपने डर जो डालना होगा कि मैं इस फील्ड में आने के बाद मेरे साथ जो जो वाक़यात पेश आएंगे उसको मैं कैसे डील कर पाऊँगा, ये हमें निकालना होगा। उसके बाद ही वो कुछ कर सकता है। और जो है पूरी तरह से स्टडी करनी होगी लॉ की, जिसे मैं कहूँगा कि इस फील्ड में आने के बाद अपडेट रखने होंगे, हमें न्यूज़ पे अपडेट रखने होंगे और जो भी लॉज है, जैसे क्रिमिनल लॉ में अगर आते हम तो CRPC होता है, IPC होते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट होते हैं। इसे हमें पूरी तरह से उसकी स्टडी रखनी होगी। वी शुड ऑब्जर्व द स्टडी और इंटायर क्रिमिनल लॉज एंड ऑल्सो वी शुड concentrate on the judgments, latest judgments of Supreme Courts and High Courts. Unless and until we cannot defend the case of our client, so we should elaborate our study. And one thing is that we should, if we pass the law, we have to work under the guidance of our senior. तो उनके सीनियर के साथ हमें कैसा रहना है, कैसा सीखना है, उनके साथ में रहकर हमें ये सीखना होगा। और दूसरी बात ये है कि कोई अगर क्लाइंट अगर कोई अरेस्ट होता है, आमतौर पे देखा जा रहा है कि रात के औकात में कुछ आरोपी अरेस्ट होते हैं, तो जैसा कि हमारे इमरान भाई ने कहा था कि उनको लीगल एड कैसे मिलना चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले एक टीम तश्कील देनी होगी लॉयर्स की। और रात के वक्त जो अरेस्ट होते हैं ज़्यादातर देखा गया है कि इलीगल डिटेंशन होते हैं, क्योंकि अभी जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें वारंट की ज़रूरत होती है पुलिस को अरेस्ट करने के लिए। तो बिना वारंट के आरोपी अरेस्ट हो जाते हैं और पुलिस स्टेशन में उनके साथ पूछताछ होती है और उनके साथ स्टेटमेंट लिया जाता है। पुलिस अपनी मनमानी तौर से उनसे स्टेटमेंट लेती है और अभी पहली बार जो अरेस्ट होते हैं आरोपी, वो घबराहट में he can give the statement according to police statement. So that statement may not be relied before the court, but वो statement देने के बाद उसके बाद जो भी मरहला पेश आता है उसके बाद फिर कोर्ट में पेश किया जाता है 24 घंटे के बाद। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 24 घंटे गुजरने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं किया जाता उनको। तो ऐसे हालात में हम क्या करें?
तो जो नौजवान अभी जो लॉ प्रोफेशन पे अभी भी जो उतरे हैं या जो उतरने वाले हैं या जो स्टडी कर रहे हैं, उनको यह बेहतरीन मशवरा ये है कि इस तरीके से इलीगल डिटेंशन जो होते हैं उसमें हम हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं इलीगल डिटेंशन, या फिर उनके जो सीनियर ऑफिसर है उसके जो सीनियर ऑफिसर को हम कंप्लेंट कर सकते हैं कि इसके कैसा क्या हो रहा है। और तरह तरह के उसमें क्राइटेरियाज हैं। बारकल्लाहु फीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा जो भी that's very informative, mashallah. Anybody taking up law, there are corresponding courses as well. You can study as well. But this is an important thing that you take up law. It will benefit the ummah. It will really benefit the ummah. And this has nothing to do with the age as well. यानी आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है इसका ये मतलब नहीं कि आप लॉयर नहीं बन सकते। You can take up law at any point of your age. कहीं पर भी रह करके आप जो है लॉ कर सकते हो। और ये जो है बहुत ज़बरदस्त जो है करामात होगी अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोफेशन में जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अपने उम्मा को हेल्प कर सकते हैं, हमारे को ही नहीं बल्कि पब्लिक एट लार्ज को हेल्प कर सकते हैं माशाल्लाह। Now we will go to the question and answer session from the audience, and it would be Brother Akbar, can you please come up to the mic? Anybody, and sisters, there is a mic upstairs as well. Anybody want to pose any questions on legal challenges faced by Muslims in India on the topic can come forth and ask the questions. We may allow questions as per the time given to me for this session, and because of the state of the questions as per you asked, there are the panel of lawyers. I would request them, anybody wanting to take up the question can just ask the mic, please. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शोएब खान है, मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ, मैं शहरी कल्याण से ताल्लुक़ रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया दावा सेंटर्स एसोसिएशन को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए पेश किया है। मेरा सवाल पठान सर से है, जैसे कि इन्होंने कहा कि UAPA जो एक्ट आया है उसमें से जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें बेल नहीं मिलती है, और आपने जैसे कि बताया कि 10-10 साल निकल जाते हैं। तो एज अ यूथ कि अगर जैसे कि मैं शहरी कल्याण से ताल्लुक़ रखता हूँ और हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं और ऐसे ऐसे बच्चे उठाए जा रहे हैं जिनका मतलब जिन्होंने आज तक झगड़ा तक नहीं किया किसी से। तो मेरा पॉइंट ये है कि क्या हम एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं जैसे कि, तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब इस्टेब्लिश किया जाए, सो दैट जो भी गुनहगार है तो उससे वो साबित हो जाएगा और जो बेगुनाह है वो जल्द से जल्द छूट सके। अल्हम्दुलिल्लाह आपका सवाल वैसे सही है, लेकिन आपको ये बता दूं कि ऑलरेडी UAPA के लिए जितने भी मैटर्स ये NIA इन्वेस्टिगेट करती है, कानून ये बनाया गया है कि उसकी सुनवाई रोज़मर्रा के बेस पे हो, उसकी हेयरिंग डे टू डे बेस पे हो। लेकिन मसला यहाँ आके अटक जाता है। जैसा दिल्ली का बताऊं, दिल्ली के स्पेशल सेल और NIA के 182 मैटर एक जज के पास है, 182 मैटर, और वही रफ्तार से चलते रहे तो वो 20 साल तो निकल जाएंगे वो मैटर फाइनल होने के लिए। तो ये मसला लीगल नहीं है, ये मसला हुकूमत की और उसकी जो है एग्जीक्यूटिव्स की, अगर जितने ज़्यादा कोर्ट रहेंगे उतना जल्दी निपटारा हो सकेगा, लेकिन हुकूमत कोर्ट बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस मसले को अलग तरीके से एक प्रेशर बनाते हुए एक अपनी जायज़ मांग के तौर पे हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए कि कोर्ट्स बढ़ाए। कोर्ट्स बढ़ेंगे तो रिजल्ट्स जल्दी आएंगे। तो कोर्ट बढ़ाने के लिए सबको मिलजुल कर काम करना है, न सिर्फ कौम को बल्कि दीगर जो लोग इंसाफ पसंद लोग हैं, जो हिंदुस्तान के आइन को बचाना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान में इंसाफ चाहते हैं, उन सारे लोगों को इकट्ठा आके गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल के कोर्ट की तादाद बढ़ानी जरूरी है। Anybody from the ladies side, please? I would like to question Mr. Mubin and the other judge कि whatever happened, it happened by the wish of Allah. It's okay. As in medical profession, if a doctor do something wrong, okay, we can sue him.
So today I would say कि our main focus is कि our husband, our brother or our brother in Islam should be out of this jail or whatever has happened. But is there any system we can form कि after coming out, if he is proved innocent, we can sue the government, we can sue the police, we can sue other, what we should know? Because we are very happy that my husband is out, my brother is out. But we are not doing anything to make them think if you do anything wrong, it will backfire to you tomorrow. We Muslim can do this. Even if we are poor, even if we don't have bread and butter, we are going to backfire you. Is there something like that? It's a very important question sister has asked. Okay, when a person comes out, when he's declared innocent or when he's released, can he not, file some counter case? Well, of course, the law permits you to do that. And if you are declared innocent, and if the court comes to the conclusion that a false case was registered against you, and if you were falsely implicated, then you have the remedy. You can file a counter case against the concerned police officers who have fabricated evidence against you or they have actually foisted a false case upon you. You do have that option. You also have an option of claiming compensation, as we have seen in terror cases where they are in custody for 8 years, 10 years, and then they have been let off due to lack of evidence. So this precious time of their life which they have lost, of course you can claim compensation. But the practicality or the reality of life is that in such a case, when an accused is detained for suppose 8 years, 9 years, when he is ultimately let off by the court, either due to lack of evidence or because of an acquittal, or if he is discharged, that accused is happy that he has come out of this whole thing and he doesn't gather the courage to go and file a case against the police, those who have falsely implicated him, because he feels that any which ways he has gone through so much, why again now take on the investigating agency and then go after them, because he knows that today what he has gone through, nobody else will understand what he has gone through. So therefore nobody dares or gathers the courage to now come out and file a counter case against the people who have falsely implicated him. Secondly, what is to be understood is that suppose an accused is acquitted or he is let off due to lack of evidence, there is always an appellate court. In such cases what happens is, if an accused is acquitted, the state will in most cases file an appeal against his acquittal. So once that appeal against his acquittal is filed in a superior court, it remains, if it is admitted, it remains pending for another 10 years. So again this accused is still at the mercy of this litigation. So he would not still want to file a case, because he knows that what if in an appellate court, if his acquittal is set aside and against if he is convicted by the appellate court. So therefore again the trauma continues even during the pendency of the appeal. And then ultimately whatever be the outcome in the appeal, there is again the higher court, that is the Supreme Court, which is still pending. So an accused is ultimately more interested in restoring his life, restarting his own life, no matter having lost 10 years or 5 years being implicated in a false case. So this is the practical difficulty. Therefore we have seen that very rarely the accused actually musters the courage and files a case or a counter case of false implication against the concerned officers who have falsely implicated him. So I say that undoubtedly the law provides you, the law gives you that permission, the right to sue the officers who have falsely implicated you. But unfortunately, because of what has gone through by this person, he is very reluctant to take on to these officers who have falsely implicated him. That is what the difficulty is. Barakallah. Brother Umar Sharif would like to comment on the current discussions going on. 1 minute, excuse me. As this platform EDCA has given us, and EDCA is doing much for the people whom you have taken, means the police is tracking. So can't EDCA do something for the person to sue or something, a system where we Muslim can feel ki okay, we are at peace and someone is standing beside us. After coming out clear, can't we make a pressure like that, like brother said, Mubin, they don't have the courage. So it's true, there's sometimes the financial condition comes, sometime other. So can't EDCA give us some assurance or something, they will stand by us to pressurize the thing on the people who are doing. I want to understand, when Dr. B.R. Ambedkar was there to make the constitution, he did not form TADA and POTA and UAPA.
It is something which has come up over a period of time, and these laws are made now by some super thinking people. They claim themselves to be more knowledgeable. And it is something which has come in today's time, which has been passed in the process of the law. However they pass the bill, it's known to you. So when they can pass this kind of draconic law, what were we doing as a community? While they were passing this in whichever process they were going through, were there not intellectual people and people of authority to condemn this and stop this kind of draconian laws from putting it in practice? And if they have whatever they have, to come up with this kind of a law, then why don't we have the audacity to stand up for our rights and say we want to do away with this kind of laws? Why don't we work on those lines? Why don't we think something to that level? That's one, primarily. Second thing, AIDCA wants to help, inshallah. But the community has to help AIDCA. What I mean, today, everybody has got life and they got their family. They're not like, people who don't have flesh and bones. They have flesh and bones. The lawyers have flesh and bones. They're not angels. They need to take care of their families and they have to take care of their, everybody has their own need. Now, what our community people expect is everything has to happen free of cost. Everything has to happen in a jiffy. I don't think that is going to happen. Let's be practical. You have to invest in this. You have to take it as your religious commitment. We think fasting, zakat, hajj, and salah, khalas. What about the rest of the community issues? These are things, does it come under dawah or not? Ulama debating whether this work is required or not. Sorry about this. I don't want to mention which ulama. Ulama are actually debating whether this work is required. What is the need for this kind of work? Why are you taking up this work? Isn't it our responsibility? Okay, it's your responsibility. Now, what are you supposed to do? What are you going to do? Let us know so that we will help you out. See, I'm getting directly to the point. Our community is not understanding the gravity of this situation. Shall we agree upon this? Community is not realizing. You all are not supporting the people who are there in the panel here. 4 members from past 3 years and it is not increasing. What are you going to do? How are you going to promote this panel of the lawyers? Through your schools, through your institution, through your madaris, through your masajid. How are you going to promote this activity? You tell us. AIDCA is connecting people. AIDCA is willing to do. Now you have to come out, which is something which is needed to promote this work in your own institutions. You have to promote AIDCA. How many of you will promote AIDCA? In your masjids, in your localities, in your schools. Inshallah. Inshallah. I think the community has to respond to this. This is what is required. But I remember the second summit of AIDCA, which was held in the KC College in Colaba, where Advocate Yusuf Muchala addressed the crowd that time. And we had some questions, and how to start was the question to Advocate Yusuf Muchala. And he said, yes, but you have to start with a basic legal infrastructure. And as Brother Umar said, yes, any infrastructure, even a little handkerchief also does come with money. So yes, we want to create a big legal infrastructure for the cause of people who are oppressed, people who are victimized, people such as some husbands who have been already detained and left out with all the 10 years back, wasted 10 years back. So I would really appeal to the crowd here and who are not present here also, they can convey the message to support the cause. And I believe the lawyers over here also are doing the same. They are supporting the cause. They are not supporting the Jamaats. They are not supporting any particular
person, but they are supporting the cause. I also appeal to you people also to support the cause. Come up, take up the law, take up law as your career, take up the legal infrastructure, support AIDCA, support the cause, inshallah. I just want to add once. What my sister is saying is about an acquitted person. I have a suggestion here is that let AIDCA, if they have the infrastructure, they can examine the cases as and when they come, and then after analyzing the judgment, if a clear-cut case is made out, where an accused has been really falsely implicated, where a case has been literally foisted upon him, and if it can clearly disclose that a good case for damages or for compensation or for actually suing the concerned people who are falsely implicated, then if that subjective satisfaction is arrived at, then obviously I think you can go ahead with suing the concerned people who have falsely implicated. So there has to be an analysis done properly, objectively, by somebody. Maybe you can have it by your panel of your lawyers who can do that, and then if you do it in an appropriate case, then it will definitely have a deterrent effect, and people will think twice before falsely implicating somebody. And secondly, what Mr. Umar Sharif has suggested was that when the constitution was enacted, or at that time these laws were not there. These laws have come later on. So what I would like to say that the duty of enacting laws is obviously that is the domain of the parliament. They enacted. Unfortunately, what representation do we have in the parliament to actually have a debate, to argue on these aspects, whether the provisions of a particular law, if they are draconian or not? Somebody has to argue it in the parliament and then oppose the passing of such a bill. Unfortunately, do we have those intellectual people, the people who can actually put up our case, the people who can actually argue for or against a particular bill that is introduced in the parliament? Unfortunately, we don't have so. Therefore, since the community does not have its able representatives in the parliament who can debate such an issue, we the lawyers are thereafter left with the job. When the law is enacted, we have to file a petition in the high courts challenging the constitutional validity of these provisions. And we have to unfortunately then take up that issue before the court, which ideally should have been done in the parliament itself, and such provisions should not have been allowed to be part of the enactment, part of that law. But we do it, and we must not forget that constitution is also a living document. It has to be amended as and when time passes, and fortunately we have a very vibrant judiciary which is not blind to these problems, to these enactments which are draconian. We have a classic case where in Pota there was, the provision was said to be where a confession, it was projected that a confession of an accused could be used against the co-accused as well. But the Pota was enacted in such a way where it did not make such a provision. So we challenged it in the High Court, said that a confession of an accused should not be used against a co-accused. And the High Court upheld our contention and said, yes, Pota mein ye provision hai, it does not allow it to be used against the co-accused. So unfortunately, as Mr. Umar Sharif said that, why such laws are being allowed to be passed? So that is that crucial stage where we have to have those able people who can contest passing of these draconian laws. And if at all we are not able to do that, fortunately we have a team of lawyers, we have lawyers, and we have a very active and very vibrant judiciary which is the backbone of our country. So we are at least doing our bit as long as the courts are concerned. Thank you. Taking the cue from the sister's question, like taking actions, such agencies or such. Right now we are facing some media trials as well. Yeah, forget about the trials in the court. There are media trials which are maligning the images of impact personalities. So, like, how can the Ummah react to it? How can we counter these media trials, which is going on a large scale right now? Actually, before getting into that portion, I want to continue with this. See, this has to be an objective discussion. It is no general knowledge. It has to be objective. We need to think about changing the scenario. And inshallah, the community is having something which can make a difference. What is it? Our numbers. He talked about the politicians who are representing in the parliament. So we can make a difference, inshallah ta'ala, if the community, be it Sunni, Shia, or whatever factions within ourselves, we take a decision on a community scale, all together, taking one decision that whoever is promising to remove this draconian law, and you're going to debate this in the parliament, we will vote for you. We will vote only for those people, not for anybody else.
We will, immaterial of which party you are, you have to remove these things, draconian law, and you should never let this kind of draconian law to be applied on any innocent. So don't bring this. See, what we say, you want to interrogate anybody, keep him for hours together, keep him for months together, keep him at your home or anywhere. But this is not it. Unless and until you are proven innocent, you are considered as guilty and you're put behind the bars. But when you are going to sue the person who had misused the process of law, unless and until he is proven guilty, he is innocent. So for a person to get into the jail as an innocent is immediate, but for a culprit to get into the jail, years together, and by then he would have passed away from this world also. So we have to get objective, my dear brothers. You are very strong in a democratic country as numbers. Your votes make a difference. Irrespective of which party you have inclination, go and talk to them. Say, we want to remove this. Can you do it? I think there should be, to solve the issue, there should be 4 level activities that has to happen. 3 are already happening, more or less. It's happening. Number 1 is legal battle that we are doing in the court. Number 2 is off the court, which is people's movements raising voice against the draconian laws. That you have who is doing it? Different Muslim organizations, Dalit organizations, tribal organizations, human rights organizations, organizations like PUCL, PUDR, CRPP, CPDR, APCR, Solidarity. All these organizations have been doing this on the field, raising their voice against this. This is more or less happening. Number 3 is the work of de-radicalizing the youths, of making them understand what is the misinterpretation. Number 4, which has to come in the first, which is the foremost thing that has been completely out of our concern, is about a think tank which researches on the issue objectively, which has the empirical data of what is this murky world of terrorism all about. Instead of just wild guess, instead of just having perception about things, why don't we have a think tank, a research center, which does the documentation and advocacy and research on each and every case that is happening throughout India? What are the prosecution case? What is the defense case? What are the evidences given for each case? What was the counter argument of each and every evidences that has been put forth on each and every case? Who were the witnesses? Were these witnesses also used as witnesses in other cases? What is the background of these witnesses? All these things has to be done, a detailed research which has to be done, which will actually support the defense lawyers, which will actually support even the system itself to reform the law in a way that this problem is solved. It is not about defending the terrorist. No, it is not about defending the terrorists. It is about enacting a law which will enable our country to completely wipe out terrorism from our country. It is about completely wiping out terrorism from our country so that no more innocents are being killed in our country in the name of terrorism. I recall these words were spoken in a lecture by late Advocate Shahid Azmi as well. The 4th point, what you took up. So I would, after the media trial issue, can you take up okay. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम शेख खुर्शीद मोहम्मदी है। मैं यूपी मिर्ज़ापुर से बिलोंग करता हूँ और हमारी IRDC के नाम से दावा सेंटर चल रही, सन 2004 में रजिस्टर्ड हुई है। अभी तकरीबन 2.5 साल पहले हमारे मिर्ज़ापुर में NIA की टीम आई लखनऊ से और मुझको पुलिस स्टेशन में बुलवाया गया। मैं गया, 4-5 लोग बैठ के मेरे से जो जानकारी चाहे पूछा, मैंने बताया, फिर छोड़ दिया, हम चले आए। उसके करीब 1-2 दिन के बाद फिर पेपर में ये आना शुरू हुआ कि इंडियन मुजाहिदीन का सरगना और मेरा नाम और इसकी तलाश कर रही NIA और ATS। मेरे से पूछा, बातचीत किया, छोड़ा, उसके बाद आया। खुर्शीद साहब, क्वेश्चन पे आ जाइए, बहुत कम वक्त है। जी नहीं, क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन पे। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, तो उसके बाद जब पेपर में आया तो लखनऊ में हमारे घर के लोग गए, उनसे पूछा कि भाई ये क्यों, ऐसा क्यों? बोले हमने तो नहीं किया, आप जाओ पेपर वालों पे केस कर दो, हमने तो नहीं किया।
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर NIA ATS अगर ढूंढ नहीं रही तो फिर NIA ATS के नाम से अगर पेपर में छापा गया तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उनसे पूछें कि भाई हम तो इनको नहीं ढूंढ रहे हैं, आप क्यों छाप रहे हैं? और मैंने हाई कोर्ट में जाके जब केस किया तो वहाँ से भी वो NIA नहीं आई, वहाँ से भी सिक्योरिटी बोले आपको अच्छा मैंने जो पूछा आपको चल के वहाँ पटना में बोलना I think this is again the case of the paper, the media मीडिया के ऊपर क्या हम इसको लेके कोई केस कर सकते हैं, ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक, ये जो आपने बताया है ये तकरीबन 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए हमारे सीनियर बैठे भी मैंने इस चीज़ को प्रेफर किया। सबसे पहले सिंस लास्ट 3 to 4 years महाराष्ट्र टाइम्स की ये हैबिट थी मुंबई में, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र के दूसरे एरियाज़ में तो SIO का एक आर्टिकल देते थे, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जो है वो कनेक्टेड है विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। सेम मूवमेंट आप जैसा कर रहे हैं उसी तरह फॉरेन जो लाहे अमल जो इख्तियार करना है, द स्ट्रेटेजी यू हैव टू अडॉप्ट, आपको फॉरेन उनको अप्रोच करना है और उसको प्रोसीड करना है। लास्ट ईयर ठीक इसी तरह गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का भी एक उन्होंने इसी तरह फोटो छापा था। देखिए कैसा है, वट एवर दे आर डूइंग लेट देम डू, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट। जैसे ही उन्होंने कोई भी आर्टिकल दिया, आपको हर जो दस्तूर आपको परमिट करता है, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है, द सेम वे यू हैव टू अडॉप्ट एंड यू हैव टू अप्रोच टू ऑल द अथॉरिटीज। जस्ट लाइक प्रेजेंटली जो भी अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में भी जो मामला चल रहे हैं, उन मामला को भी लेकर अगर किसी का भी नाम मीडिया में आ रहा है तो फौरन आपको तमाम जितने भी लोग हैं पूरे मीडिया के, उनको कौन पास ऑन कर रहा है या नहीं कर रहा है, फौरन आपको कोर्ट अप्रोच करना है। पुलिस स्टेशन में उनके लिए FIR की कोशिश करनी है। पुलिस स्टेशन अगर FIR नहीं ले रहा है तो आपको कोर्ट अप्रोच करके उनके अगेंस्ट में डायरेक्शन लेने हैं, उनके अगेंस्ट में कॉम्पेंसेशन के लिए भी अपनी पूरी ताकत लगानी है। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से एडका या अदर ऑर्गेनाइजेशन इफ दे आर इंटेंड टू सपोर्ट टू एंटायर उम्मा, then definitely such kind of things introduced to the organizations and organization whole and soul support the entire cause, then definitely inshallah within some years we will out of it inshallah. On behalf of the legal cell head Imran Khalil, we are ready as an AIDCA unit and organized unit to help the entire Muslim community inshallah. And I appeal to these lawyers as well to support AIDCA and be the panel advisories in our panel, so that we can be in constant touch, in suggestion, in opinions mode, and whatever we can do, inshallah we can do together inshallah. भाई मेरा नाम हकीम दबीर है। सबसे पहली चीज़ जो है, यहाँ पे जो लॉस एंड ऑर्डर्स है वो 1860 के जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉस है। हमको चाहिए कि दूसरी कम्युनिटी जो पर्टिकुलरली जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको साथ में लेके इन लॉस को पहले ख़त्म करें। माजी में दुर्राब जी कमेटी बनी थी, उसने कुछ सिफारिशात दी थी, उसको संडे बस्ते में डाला गया है। ब्रदर आपका कमेंट है कि क्वेश्चन है? हाँ, मैं सवाल बता रहा हूँ। सवाल तो मेरा सवाल यही है कि एडका इसके लिए जो आप पहल करें कि दूसरी कम्युनिटी के साथ में जो है, ठीक है इंशाल्लाह वो हम कर रहे हैं। बीइंग ए माइनॉरिटी सबके ऊपर ये हो रहा है। आज दलित के ऊपर जब मजालिम होती है तो पार्लियामेंट हिलती है, लेकिन माइनॉरिटीज का कोई नुमाइंदा नहीं होने के लिए की वजह से ये ब्रदर की कमेंट है, इसके ऊपर जरूर हम लोग जो है या प्लीज। देखिए जो ब्रिटिश पीरियड के लॉ आपने बयान किए, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिटिश पीरियड के लॉ बहुत अच्छे थे, वो आज भी अच्छे हैं। ये जो क़वानीन पास हो रहे हैं इससे लाख दर्जे कानून अच्छे हैं, पूरी मेहनत, ईमानदारी और दियानतदारी से बनाए गए हैं। थोड़ा आपको एक्सप्लेन 2 मिनट में कर दूं। ये जो 1860 के बनाए गए, उसके लॉ कमीशन के चेयरमैन जो थे लॉर्ड मैक्यूली थे, बहुत बड़े वकील थे, जिंदगी में 3 केस लड़े, 3 के 3 हार गए, लेकिन उसके बावजूद उनको ब्रिटिश एम्पायर ने लॉ कमीशन का हेड बनाया उनकी काबिलियत पे। और वही काबिलियत का नतीजा था कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 7 साल तक हिंदुस्तान में गुजारने के बाद उन्होंने ये जो लॉ लिखे, जिसमें आज भी एक भी तरमीम की जरूरत नहीं है, इतने परफेक्ट लॉ है। और उसके मुकाबिल में जो लॉ हमारी हुकूमत ने पास करे हैं, हर दूसरे चौथे दिन उसके अंदर अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। तो और अंग्रेजों ने कतई ये ड्रैकोनियन लॉ नहीं बनाए जो आज अमल में है, तो ये लॉ बदलने की जरूरत नहीं है। जो लॉ अंग्रेजों ने लगाए हैं उसका सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो भी इंसाफ बच सकता है हिंदुस्तान में।
देखिए कैसा है, जो लॉ बनाया जाता है ना, लॉ हमारे प्रोटेक्शन के लिए ही बना है और हमको ये मंजूर कर लेना चाहिए कि लॉ प्रोटेक्शन के लिए ही बना है। हमारी जो सिचुएशन है कि उसको मिसयूज किया जा रहा है, तो जो मिसयूज कर रहे हैं उनके लिए हमको आगे बढ़ना है। हमको आइन के लिए, दस्तूर के लिए नहीं, दस्तूर हमारा सबसे बेहतरीन है। जैसे अभी सर ने बताया था आपको कि जिस तरीके से यूएपीए बनाया गया, उसी के प्रोटेक्शन के लिए जो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ कि एनआईए बनाया गया कि आप इसको मिसयूज नहीं कर सकते, लेकिन जो उसको मिसयूज किया जा रहा है उसके लिए हमको आगे आहिस्ता आहिस्ता इंडिविजुअली एंड सेवरली हमको आगे मूव करते हुए, एज ए कम्युनिटी हमको उसको मूव करते हुए बेहतरीन अंदाज में पेश करना है। अस्सलाम वालेकुम। सही बात है। देखिए, जरूरी है कि क्राइम से बचने के लिए क्राइम जानना तो जरूरी है ना, जरूरी है कि नहीं? तो यू हैव टू बी लिटरेट इन लॉ, यू डोंट हैव टू बी अ जाहिल इन लॉ, कि यही नहीं मालूम कि क्राइम क्या होता है और क्राइम करने के बाद अपने आप को क्राइम सर्कल में डाल के अपने आप पे केस कर लीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर आदमी जो है ये भी सीखे। और लॉ वाकई में जो इशरत भाई ने बताया कि ये हमारी सेफ्टी के लिए है, हमारे बचाव के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए, एक पीसफुल नेशन लॉ एंड ऑर्डर में रहे, इसी के लिए है। और हम थैंक करते हैं हमारी जितनी अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, पुलिस स्टेशन हैं, जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं, ट्रैफिक कांस्टेबल्स हैं, धूप में हर छुट्टी वो अपनी नागा करके ये लॉ एंड ऑर्डर को हमारे लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए वो वहां पर खड़े रह के अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। इसके लिए वाकई में दे नीड एन अपलॉज। और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन सिर्फ यहां तक ही नहीं रहेगा, इसके आगे भी इसके ऊपर जो भी हमने आज बातचीत की है और एडका ने जितनी भी लीगल एड के ऊपर जितनी भी कार्रवाई की है, इसके ऊपर हम लोग जो है पूरी रफ्तार में आगे बढ़ेंगे। चाहे वो अंडर ट्रायल्स को हेल्प करना हो, चाहे वो प्री अरेस्ट में हेल्प करना हो, कोई भी मामले में हेल्प करना हो, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, ये कोई भी हो, एडका इंशाल्लाह विक्टिम्स, ऑप्रेस विक्टिम्स और अंडर प्रिविलेज को जरूर पूरी लीगल एड जरूर देगी इंशाअल्लाह।